नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले बड़ी खबर जो कि देहरादून से आ रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है सचिवालय में ये त्रिवेंद्र कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज 11 बजे सुबह सचिवालय में बैठक शुरू होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है कैबिनेट की बैठक में। और आपदा स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय भी बढ़ सकता है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी कि एक अच्छी खबर मिल सकती है आपदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को आज की बैठक से। विनोद इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो रखे जाने हैं कैबिनेट में, और क्या कोई अच्छे संकेत हैं आपदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए? जी देखिए राजीव, अभी 11 बजे सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू होगी और साथ ही उपनगरीय कर्मचारी और उनके मानदेय को लेकर उनको राहत दी जा सकती है, उनको छूट दी जा सकती है। और साथ ही साथ कोविड-19 के चलते तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम जितने भी प्रवासी उत्तराखंड या राज्य में आए हैं उनको रोजगार देने की तमाम कितनी योजनाएं होंगी, और साथ ही साथ तमाम व्यापक व्यवस्था, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा होता जा रहा है और उस पर नियंत्रण कैसे करें, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पर आज त्रिवेंद्र सरकार अपनी हरी झंडी मोहर लगा सकती है। लिहाजा 11 बजे ये बैठक उत्तराखंड सचिवालय में शुरू होगी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में। उसके बाद तमाम कितने निर्णयों पर फैसला होता है उसके ठीक 11 बजे के बाद में शासकीय होने वाला है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। मैं अगली खबर पर आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो निगाहें रहेंगी इस कैबिनेट की बैठक में उस पर रहेंगी, क्योंकि प्रवासी श्रमिक वापस तो लौट गए लेकिन वो वहीं पर रहें, वहीं पर अपना काम धाम करें, उत्तराखंड में रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि वहीं पर उनको रोजगार मिले। तो उसके लिए देखना ये होगा कि क्या पॉलिसी, क्या नीति, क्या प्रस्ताव आज रखा जाता है और क्या पास होता है। अल्मोड़ा पहुंचे हरीश रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यकर्ताओं से बातचीत में हरीश रावत ने समझाया कि किस तरह आने वाले वक्त में रणनीति रखनी है, जनहित समेत बाकी कार्यों को आगे बढ़ाना है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने हुए भी दिखाई नहीं दे रहे कई कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ताओं का ये जमावड़ा जुटा जहां पर सभी को संबोधित किया और ये बताया कि आगे की रणनीति क्या होने वाली कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस में चूंकि दो फाड़ नजर आते हैं, एक धड़ा बिल्कुल जो प्रदेश अध्यक्ष का है, दूसरा धड़ा हरीश रावत का। तो वैसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करें, क्योंकि अब चुनाव 2022 उसके लिए तैयारियां हैं। बड़ी खबर अब आपको देने वाले हैं। उत्तराखंड में फिर से आफत का अलर्ट है। भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में। रेड अलर्ट अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण और सजग करने वाला होता है कि अलार्म रहिए, अलार्मिंग मोड में रहिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, आज और कल भयंकर बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस खबर पर विनोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हम आप जहां पर खड़े हैं मैं आपके पीछे देख सकता हूं, कोहरा भी है और शायद कुछ देर पहले बारिश भी वहां पर खूब और जमकर हुई है। अभी थोड़ी देर के लिए राहत है, लेकिन किन जिलों के लिए रेड अलर्ट है और ये रेड अलर्ट के बाद प्रशासन कितना अलर्ट है, ये बताइए कि जो आपदा प्रबंधन तंत्र है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उनको कितना अलर्ट किया गया है, खासतौर पर संवेदनशील जिलों में? जी राजीव, देखिए मौसम विभाग ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है प्रदेश में, और खासकर ऊंचे जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, उन जनपद है, उसमें सबसे ज़्यादा बरसात लगातार हो रही है। और जिसके चलते जो मौसम विभाग का 2 दिन का अलर्ट है, उस पर तमाम आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी शासन की तरफ से दिए गए हैं। और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। ये राजधानी देहरादून का थानो क्षेत्र है और ये सोंग नदी है।
लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते तमाम जो निचले इलाके हैं वहाँ पर नदियों का जलस्तर तमाम बढ़ता जा रहा है। और ये नज़ारा आपको सोंग नदी का है, जो राजधानी देहरादून से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जनपदों में लगातार बारिश होने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और जिस तरह से नदियों का जल बहाव तेज हो रहा है, उससे मैदानी क्षेत्रों में जाकर बाढ़ जैसी समस्या राजीव पैदा हो रही है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं, खासकर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की जद में आते हैं। और ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से तेज बहाव है और जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब रेड अलर्ट भी लोगों की मुसीबत में और इजाफा कर सकता है, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला जारी है। और ऐसे में 2 दिनों का रेड अलर्ट के कारण लगातार मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट का 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, तो प्रशासन की ओर से तमाम जितने भी चिन्हित ऐसे स्थान है ऊपरी पहाड़ी इलाकों में, वो उनको एसडीआरएफ और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस बल के तैनाती वहां पर कर दी गई है। देख रहे हैं कि पहले से जो बारिश हो रही है, मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मुश्किलों ने भी दस्तक दी। अलग अलग जगहों पर चाहे वो बादल फटने की घटना हो, सड़क टूटना बड़ी आम सी बात हो गई, भूस्खलन का आम सी बात हो गई, रोजाना उसकी तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में अब इस रेड अलर्ट को लेकर कितना जो तंत्र है वो कितना सजग है, कितना अलर्ट है, और क्या विशेष किया जा रहा है कुछ पिछले सालों की तुलना में इस बार कुछ तो बदले या कुछ कम नुकसान हो? जी देखिए राजीव, कुछ जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मानसून सीजन में लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की घटनाएं ऊपरी पहाड़ी इलाकों में राजमार्ग हो रही है, राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर की अगर बात करें तो लगातार जो दावे होते हैं कि मानसून सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई जाएंगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है। और यही वजह है कि जिस तरह से अब लगातार उत्तराखंड में बारिश पूरी तरह से लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, तो ऐसे में कई सैकड़ों राजमार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। खोलने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन लेट लतीफ़े के कारण उनको खोला जा रहा है। प्रशासन की कोई ऐसी स्थिति नहीं है या तैयारी नहीं है कि जल्द से जल्द जो अवरुद्ध हो चुके मार्ग हैं उनको खोला जाए। लिहाजा अब 2 दिनों का रेड अलर्ट है पूरे प्रदेश में, और ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। मैं राजधानी देहरादून हूँ और आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है। और ऐसे में 2 दिन का रेड अलर्ट खासकर ऊपरी पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे दुखदाई होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि पहाड़ों के चट्टान खिसकने के कारण तमाम घटनाएं होती है, भूस्खलन हो रहा है, लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन प्रशासन कोई ऐसा एहतियात कदम पहले अगर उठाता तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं अपनी जी, यानी कि एहतियाती स्टेप्स जो उठाए जाने चाहिए थे पहले, वो सिर्फ बातों में उठाए गए, उनका धरातल पर असर देखने को मिल नहीं रहा कि वो स्टेप्स उठे थे तो असर कहाँ है। आपका विनोद, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो रेड अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है, हालांकि प्रशासन कह रहा है हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये है कि मानसून सीजन के दस्तक देने के बाद से ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं। अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की वजह से जो हजारों गाँव का जो संपर्क है वो जिला मुख्यालयों से अभी भी टूटा हुआ है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से पहाड़ी दरकने के जो सिलसिले हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रहे हैं। पहाड़ी दरकने का एक और वीडियो सामने आया है। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में सोंग मुनार रोड पर एक पहाड़ी से बारिश के चलते बारिश के बाद भूस्खलन की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले पहाड़ में हल्की सी हलचल होती है, फिर देखते ही देखते हलचल बढ़ने लगती है और ढेर सारा मलबा नीचे की ओर गिरने लगता है। बागेश्वर की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। देखिए पहाड़ी कैसे दरक रही है, ऐसे लग रहा है मानो कोई बड़ा भूकंप आया। सोंग मुनार रोड का ये वीडियो ध्यान से देखिए। पहले पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में कुछ पत्थर नीचे की तरफ गिरते दिखते हैं। उसके बाद बड़े बड़े बोल्डर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ये बोल्डर जहां पर गिरते हैं वहां और तेजी से लैंडस्लाइड होने लगता है।
बाद भारी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते धूल का एक गुबार बन जाता है। इस समय अगर कोई इस तस्वीर को देखेगा तो लगेगा कि पहाड़ों में बादल आ गए। बड़े बड़े पत्थर धूल के गुबार के बीच से निकलते दिख रहे हैं। ये भारी भरकम पत्थर अगर किसी के ऊपर गिर जाएं तो जान बचाना भी मुश्किल है। बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा के पास हाईवे पर सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं है। हाईवे पर कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई। रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे पर सफर करना मुश्किल हो गया। 4 दिन बाद हाईवे खोल तो दिया गया, मगर ये कब तक सुचारू रूप से चल पाएगा, कहना जरा मुश्किल है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बांसवाड़ा में लगातार बाधित हो रहा है। हाईवे का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। केदारनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से 4 जगह बाधित है। बांसवाड़ा में हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड डेंजर जोन बन गया है, जिस वजह से यहां से सफर करना खतरे से खाली नहीं। एक तरफ पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, तो वहीं मंदाकिनी नदी का बढ़ता जलस्तर हाईवे को नुकसान पहुंचा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग काफी संकरा हो गया है। पहाड़ी काटकर रास्ता तो बनाया गया है, मगर रोड की चौड़ाई काफी कम रह गई है, जिस वजह से हादसे का डर बना हुआ है। इस बार बारिश में जितने भी फिशर्स हैं खुले हुए हैं, तो लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हो रही हैं, सिंकिंग की भी घटनाएं हो रही हैं। नदी का भी काफ़ी तेज़ बहाव है, तो जहाँ जहाँ पर नदी टकरा रही है वहाँ भी सड़क टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सभी जगह हमारी मशीन लगी हैं, करीब 35 मशीनें जगह जगह पर तैनात हैं, और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, पत्थरों को गिरना रुकता है, मार्ग को तो तत्काल खोलने की कार्रवाई भी की जा रही है। बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे पर इस बार जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। जिस तरह से रोड पर आए दिन मलबा गिर रहा है, उससे प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। लैंडस्लाइड जोन के आसपास 35 जेसीबी मशीन तैनात की गई है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लैंडस्लाइड की वजह से ही उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे कई जगहों पर बाधित था, मगर बीआरओ ने रोड को खोल दिया है। हाईवे पर मलबा गिरा था, जिससे रोड बाधित था। वह यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भी मलबा गिरा है। इसकी वजह से आवाजाही में दिक्कतें हैं। बरसात के सीजन में बड़कोट में गंगोत्री हाईवे पर सफर में जोखिम है। भटवाड़ी से आगे गंगोत्री हाईवे 3 जगह पर बाधित है। इस तस्वीर को देखिए, गंगोत्री हाईवे पर पूरी चट्टान ही आ गिरी है। बीआरओ की तरफ से सड़क खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है, मगर मलबा इतनी ज्यादा मात्रा में गिरा है कि बीआरओ कर्मियों की भी परेशानी बढ़ गई है। तो भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर थिरांग नामक जगह पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था। जैसे बीआरओ को सूचना मिलने पर तत्काल बीआरओ भूस्खलन क्षेत्र में पहुंची और बीआरओ द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 मशीनें लगी, एक इस साइड से एक उस साइड से। लोगों की परेशानी का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। भारी मलबे के बीच से देखिए कैसे लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। उधर यमुनोत्री धाम को जाने वाला पैदल मार्ग भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त है। धाम पहुंचने वाले लोग अब देखिए कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मंदिर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की रेलिंग भी टूट गई है, जिस वजह से यमुनोत्री धाम जाने के लिए इस खतरनाक रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हरिद्वार के लक्सर में नीलधारा गंगा उफान पर बह रही है और इससे इलाकों के कई गांवों में बाढ़ का खतरा है। लक्सर और खानपुर विधानसभा के कई गांवों में बाढ़ का खतरा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। 2 साल पहले नीलधारा गंगा का तटबंध टूटने की वजह से इलाके के कई गाँव में बाढ़ आ गई थी। परेशानी घास की, जंगल भी दुखी है इससे, हम भी परेशान हैं। जंगल सारा गंगा में टूटा पड़ा, देखने नहीं आता जी। यहाँ बरसात के बाद कोई जब बस एक ही बार आए थे जी, जब वो वहाँ टूटा था नीचे, उसके बाद नहीं आज फिर यहाँ कोई देखा जी नहीं, उसकी कोई मरम्मत नहीं करी, कोई कुछ नहीं, ना तो मरम्मत करी ना कोई देखने भी आया। मरम्मत की तो बात दूसरी है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक कार मंदाकिनी नदी में जा गिरी। हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल है, अस्पताल में एडमिट है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर हादसा हुआ, मगर आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचने में 2.5 घंटे का वक्त लग गया और इसी से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में अब वर्दी वाले इतने दबंग हो गए हैं कि वो लोगों को थाने में बुलाकर पीटने लगे हैं। एडीजी जेल पीवीके प्रसाद पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आए और मामले की जांच अब तेज हो गई है। अब ऐसे मामले की बात करें तो ऐसे मामले में जो अब मामले की जांच है वो एसपी सिटी को सौंपी गई है और 3 दिन के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने अब मानवाधिकार आयोग में भी इस मामले को रखने की तैयारी कर ली है। पीड़ित युवक का आरोप है कि कैंट थाना के बिंदाल चौकी में एक पुलिस अफसर ने चौकी में मौजूद स्टाफ के साथ उसकी पिटाई की और अमानवीय हरकतें भी की गई। युवक को अफसर ने खुद फोन करके बुलाया था। प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं है। कल शाम ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई है अंगद अरोड़ा की ओर से और उसके फादर भी साथ में आए थे, तो हमने उसको जांच हेतु जनपद देहरादून को भेज दिया है। जांच एसपी सिटी देहरादून को सौंप दी गई है। जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कुछ काउंटर एलिगेशन लगा के कोई कंप्लेंट दी है एसएसपी के यहाँ, वो जांच भी एसपी सिटी के पास है। मैं इतना ही एश्योर कर सकता हूँ कि जांच निष्पक्ष होगी और पूर्णतः प्रोफेशनल तरीके से होगी। मुझे 2-1 बजे के करीब कॉल आता है कि वो पीवीके जी का, प्रसाद सर का, कि आप कहाँ हो। मैंने बोला मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अभी चौकी आ सकते हो। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला मुझे आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछने हैं, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। मैंने बोला मैं अपने पापा को ले आता हूँ या आप मेरे को कहीं और मिल जाइए। तो मुझे चौकी जाना सही नहीं लगा, तो उन्होंने बोला नहीं पापा को मत लाइए कि आपके पापा पैनिक कर जाएंगे, कुछ हो जाएगा गलत। तो कुछ नहीं होगा, 2 सवाल पूछेंगे फिर छोड़ देंगे। मैंने ठीक है। फिर बहुत प्यार से बुलाया कि 2 सवाल की बात है बेटा, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं भी नहीं चाहता तो कुछ हो वगैरह हो। तो मैंने सोचा हाँ चलो सही कह रहे हैं, चले जाते हैं, बात ही तो करनी है। बात करने गए, नाम वाम पूछा और फिर मारा बहुत मारा। वजह नहीं बताई। तो टिहरी में नगर पालिका अध्यक्ष का आरोप है कि उन्हें अवैध अतिक्रमण रोकने पर धमकियां दी जा रही हैं। पालिका अध्यक्ष का आरोप है कि कुछ लोग उनकी गाड़ी तक का पीछा कर रहे हैं, साथ ही उनकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है। पालिका अध्यक्ष ने खुलकर तो किसी का नाम नहीं लिया, मगर वो इस घटना को 9 अगस्त को पूर्व मंत्री के साथ हुए विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल पालिका की संपत्ति को लेकर पालिका अध्यक्ष के पूर्व मंत्री के साथ नोकझोंक हुई थी। सबसे पहले परसों जब हमने वो अतिक्रमण तोड़ाया है तो उसके तुरंत बाद मुझे धमकियां मिली, हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी गलत है तो उसको तोड़ दीजिए, आपको अधिकार है, आप कोर्ट में जाइए, तोड़ सकते हैं उसको। और दूसरा मेरे साथ जो फेसबुक पे इतने भद्दे कमेंट कि मतलब मैं 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। रुद्रपुर में एक युवक को अगवा करने की कोशिश की गई, मगर पुलिस को वक्त रहते मामले की भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि युवक को भी बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया गया और इस दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि फाइनेंस के पैसे नहीं देने को लेकर युवक को अगवा कर लिया गया था। इसमें
तो युवक को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले पुलिस को भनक लग गई और 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि 2 फरार भी हो गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे और इस दौरान वो भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। वैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को भराड़ीसैंण स्थित विधान भवन में तिरंगा फहराया जाता रहा है, मगर ये पहला मौका है जब सीएम वहां पर ध्वजारोहण करेंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की जनता की मांग थी कि उत्तराखंड में जो राजधानी बननी चाहिए वो गैरसैंण में बननी चाहिए, लेकिन गैरसैंण अभी भी पूर्णकालिक राजधानी नहीं है। देहरादून भी आपको बता दें कि अस्थायी राजधानी थी, तो ऐसे में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। और उसके बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री पहुंचेगा और ध्वजारोहण करेगा गैरसैंण में। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच में मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी काफी अच्छा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि 7,500 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। थोड़ा दृष्टि बदलने की जरूरत है। 10,000 केस आए हैं, लेकिन एक्टिव केस 3,500 है। 7,500 केस सही हुए हैं। तो ये भी अगर मीडिया के माध्यम से जाए, मुझे लगता है कि उससे जनता में जो एक अनावश्यक जो एक भय का वातावरण बनता है, वो भय का वातावरण नहीं बनेगा। उसके कारण मानसिक रूप से लोगों पे बड़ा दबाव पड़ रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए पॉजिटिव खबरें भी जानी चाहिए कि 10,500 पेशेंट यहाँ पर टोटल आए हैं, उनमें से 7,500 ठीक हुए हैं या 3,500 उसमें से एक्टिव केस हैं, बाकी ठीक हो गए हैं। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी जुबान की, और छोटे से ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए गंगा सवेरा।